नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप भी इस समय मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबराए हुए हैं तो आज का हमारा शो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड में निवेश के वो गोल्डन रूल जो किसी भी मार्केट में आपके पोर्टफोलियो के लिए साबित होंगे रामबाण और देंगे हमेशा बेहतर रिटर्न। और इन्हीं मुनाफे वाले रूल्स को हमें समझाने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं आज विकास पुरी, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स में हेड हैं वो, और साथ ही हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा भी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं शो में। तो बहुत ही ज़रूरी है समझना इस वॉलेटाइल मार्केट में कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी थोड़ी कम कर लें। यूँ तो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, पर आज हम एक स्पेसिफिक रूल की बात करने वाले हैं जिसमें हर कुछ चीज़ आ जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, डिसिप्लिन भी आ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाता है, एसआईपी का एक सिस्टमैटिक अप्रोच भी आ जाता है। तो क्या है ये खास रूल, इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। और इसी के तहत विकास में पहले आपसे समझूं, आज हम समझने वाले हैं एक ऐसा रूल जिसको कहते हैं 7531। तो ये 7531 थोड़ा जरा नटशेल में आप बताइए क्या कहता है ये रूल, कैसे समझे इसे। धन्यवाद स्वाति अपने शो में बुलाने के लिए। हेलो पूनम जी। देखिए स्वाति, एक क्या होता है कि जनरली हम एक वेग चीजें जब बोलते हैं या लोगों को लगता है कि हाँ आप इन्वेस्ट करिए, आप ये करिए, तो शायद चीजें उतनी क्लैरिटी के साथ माइंड में नहीं उतरती हैं। बट जब हम कोई रूल बना लेते हैं तो वो रूल क्या माइंड में थोड़ा सा एम्बेडेड हो जाता है कि हाँ हमें एक सिस्टमेटिक या एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलना है। और उसी अप्रोच या सिस्टम साइंटिफिक अप्रोच के अंडर में आता है 7531 रूल। बेसिकली है क्या, ये कुछ नहीं है, जो हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 7 बोलता है कि आप अपने टाइम होराइजन को बेयर मिनिमम 7 ईयर्स के लिए रखिए। और यहाँ पे हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं ज्यादातर, बिकॉज क्या है कि आप जनरली अगर पुराना डेटा उठा के देख लें, आप किसी भी मार्केट परिस्थिति में यदि आपने निवेश शुरू किया है, मान लीजिए आप अनलकी थे कि आपने मार्केट के बहुत ज्यादा पीक में शुरू किया और मार्केट गिर गई, लेकिन यदि 7 साल आप बने रहे, आपकी रिटर्न हमेशा पॉजिटिव होगी एक अच्छे सीएजीआर के साथ में। तो रूल ऑफ 7 हो गया कि आपका टाइम होराइजन। रूल ऑफ जो 5 है वो ये हो गया कि आपको अलग अलग तरीके के जो मार्केट स्ट्रैटेजीज होती हैं या फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं, एटलीस्ट आपको एक 5 अलग अलग तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए अलग स्ट्रैटेजीज का। जैसे वो वैल्यू थीम हो सकती है, या ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक हो सकते हैं, या मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ हो सकता है, या लार्ज कैप की तरफ हो सकता है। तो ये हो गया कि आपके 5, दिस शोज द डाइवर्सिफिकेशन, कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक तरह की मार्केट स्ट्रेटजी में आप इन्वेस्ट करें। तो हो गया 5। नंबर 3 हो गया हमारे बिहेवियर को लेके, कि हम किस तरीके से मार्केट की अलग अलग परिस्थिति में बिहेव करते हैं। तो हम जैसे थोड़ा सा मार्केट का रिटर्न अच्छा नहीं आए तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो या फिर हम पैनिक हो जाते हैं या ओवर रिएक्शन करने लग जाते हैं। तो ये सब हमारे जो 3 तरह के बिहेवियर हैं उसको दर्शाता है कि हम किस तरीके अपने बिहेवियर को मैनेज करना चाहिए। और लास्ट हो गया कि वन वन का रूल ये हो गया कि हर साल आप अपनी एसआईपी को या एक एसआईपी बढ़ाइए, या आपकी अगर एसआईपी चल रही है उसके अमाउंट को बढ़ाइए। तो ये नटशेल में है कि 7, 5, 3 और 1, इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छे पोर्टफोलियो की उम्मीद कर सकते हैं और गोल अपना अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये 7531 रूल को और हम डिटेल में समझेंगे अपने दोनों ही गेस्ट से। यूँ तो पूनम पर्सनल फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में कई रूल हैं, लेकिन अगर मैं आपसे समझूं ये 7531 की जो विशेषता है आपके लिए क्या है? क्या ये पूरे एक पोर्टफोलियो की फीचर्स को या स्पेशलिटी को नटशेल में अपने अंदर समेटता है? स्वाति, जैसे विकास जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कोई रूल अगर हम फॉलो करते हैं और उस रूल के तहत चलते हैं तो एक डिसिप्लिन मेंटेन हम कर लेते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट एक पूरा मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स चलता ही रूल पे है। तो अगर कुछ बेसिक रूल्स हम अपने बिहेवियर से लेके, अपने पोर्टफोलियो से लेके, अपनी जो डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टमेंट में रखेंगे तो डेफिनेटली हमें गोल अचीवमेंट होगा। एंड ये समझना जरूरी है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। फाइनेंशियल पैसा कमाना एक अलग चीज है और उसको मैनेज करना एक अलग साइंस है ऑल टुगेदर, एक अलग मैथ है ऑल टुगेदर। तो मनी मैनेजमेंट अगर करना है और रूल्स के साथ करेंगे तो डेफिनेटली जो
प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, जैसे 7 साल के मिनिमम बात करिए, तो 7 साल तक हमें एक पोर्टफोलियो स्टार्ट करके बैठे नहीं रहना है उसमें, और रिव्यू भी करना है उसे टाइम टू टाइम, और उसमें जो बदलाव करने हैं वो भी एक मैथमेटिक्स के तहत करने हैं। तो अगर हम इस तरह का रूल फॉलो करेंगे कि राइट फ्रॉम द हैविंग अ लॉन्ग टर्म होराइजन टू बिहेवियर, जैसे कि हम अभी का एग्जांपल ले कि जिस तरीके से मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है, लोग पेशेंस लूज कर रहे हैं, अगर इसमें जो इन्होंने अभी विकास जी ने समझाया, जैसे जो रूल ऑफ 3 है, 7 के बाद 5 आता है, के बाद 3 जो आता है, कि आपको पैनिक नहीं करना है और आपको बने रहना है, इस मार्केट के उतार चढ़ाव को समझ के आगे बढ़ना है, तो आप पोर्टफोलियो में बने रहेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी के जरिए एवरेजिंग करके पैसा बना पाएंगे। वरना इट इज वेरी इजी टू पैनिक एंड देन लूज फेथ इन द प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब मार्केट गिरता है तब बेचने निकल जाते हैं पैनिक में, और जब मार्केट चढ़ता है तब खरीदने निकलते हैं, जो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होने ही नहीं चाहिए। बट एज अ ह्यूमन बिहेवियर अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो ये बहुत मुमकिन है ऐसा होना। सो हर कुछ जो इस रूल में बताया गया है अगर सही से फॉलो करा गया तो मुझे लगता है आपके फाइनेंशियल गोल्स तो अचीव होंगे ही, साथ में आप अच्छा वेल्थ बनाएंगे, और आपके जो भी शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट से रिलेटेड जो लॉसेस होते हैं शॉर्ट टर्म में, वो आपके लॉसेस भी मिटिगेट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल हमेशा आपका पोर्टफोलियो एक शानदार रिटर्न्स देता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और रूल होते क्या है? रूल कुछ नहीं, बस एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, जिसकी हम बात करें, चाहे आप उसको कोई भी नंबर दे दें, इस सबका मतलब यही होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन बनाए रखें, चाहे कितना भी आपका लंबा या छोटा इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, उसको जारी रखें। मैं अब यही इस पर बात करने वाली हूँ जो हमने सबसे पहले बात की थी, जो नंबर 7, जो इस पूरे रूल में नंबर 7 जिसको कहा जाता है, धैर्य की, पेशेंस की। अब मैं थोड़ा डिटेल में विकास आपसे समझना चाहूँगी क्यों हम इस नंबर 7 पर ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन मार्केट या फिर किसी एक फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये 7 साल का जो मैजिकल नंबर है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर कुछ उदाहरण आप दें तो ज़्यादा शायद ढंग से समझ में आ जाए सब दर्शकों को। जी स्वाति, तो स्वाति प्रैक्टिकली हम ना एक चार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अलग अलग कैटेगरीज में देखते हैं, जैसे ब्लू चिप या लार्ज कैप फंड की कैटेगरी हो गई, या मल्टी कैप फंड की कैटेगरी हो गई, फ्लेक्सी कैप की हो गई, या मिड कैप की हो गई, या स्मॉल कैप की होगी। ब्रॉडली हम देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो, जैसे हमने रूल ऑफ 5 भी बोला कि डाइवर्सिफाई करके चले, तो अगर आप इन ये 4-5 कैटेगरीज देखेंगे और हम एक प्रैक्टिकली देखेंगे कि पिछले 7 साल का रिटर्न जो है, अब क्योंकि पिछले 7 साल में अच्छी चीज क्या हुई स्वाति, एक हमने बुल रन तो देखा ही देखा, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या, कोविड देखा, कोविड की गिरावट देखी, जब इंडिया के रिजल्ट्स आए उसमें, जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसमें हमने एक गिरावट देखी, फिर जब आपका कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा उसमें एक गिरावट देखी, फिर मैक्रो लेवल पे अगर आप देखेंगे या ग्लोबल लेवल पे, तो इजराइल गाजा की जो लड़ाई हुई उसका हमने इम्प्लीकेशंस देखा, हमने रशिया यूक्रेन का देखा। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 5-7 साल में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने उतार चढ़ाव के लगभग हर तरह की जो चीजें हो सकती थी वर्ल्ड में वो सारी देख ली। उसके बावजूद अब आप ये देखिए कि इस चार्ट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप फंड है एक, उसकी जो 7 साल की CAGR है वो 13.78 की है, और अगर आप बेंचमार्क देखें कि जो निफ्टी 100 है उसका 13.39। सो अब आप ये देखिए, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फॉल्स, वोलेटिलिटी, सब कुछ हो गया, और आज की डेट में भी जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये बिल्कुल करंट डेटा, तो विच मीन्स कि जो पिछले 3 महीने से बाजार जोरों से गिरता ही जा रहा है वो भी इसमें फैक्टर इन है। उसके बावजूद आप देखिए 7 ईयर का रिटर्न जो है पॉजिटिव है, और डबल डिजिट में है, और अच्छा रिटर्न है। इसी तरीके से अगर आप मल्टी कैप देखेंगे, तो अगर आप एक बेंचमार्क का रिटर्न देखेंगे जहां पे 14.5% का है, वहीं पे भी आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप देखेंगे तो 15.54 की CAGR से ग्रो किया है पिछले 7 साल में। मैं फ्लेक्सी कैप की अगर बात करूं तो फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का 19.20 का जो है वो CAGR है पिछले 7 साल का। और अगर आप निफ्टी 500 का देखें तो 13.96 रफली 14 के आसपास है। इसी में ही HDFC फ्लेक्सी कैप का 16.38 है। फिर मैं अगर मिड कैप की बात करता हूं तो मिड कैप में भी 18.87 एज अगेंस्ट बेंचमार्क जो मिड कैप 100 है निफ्टी का 16.72% का है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, वो भी अगर आप देखेंगे तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, और 7 ईयर्स में 17.47।
एंड अगर मैं स्मॉल कैप की भी बात लेता हूँ तो क्वांट स्मॉल कैप का अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप की कैटेगरी में तो 22% का CAGR है 7 ईयर्स का। और एक्सिस स्मॉल कैप का 18% एज अगेंस्ट रफली 13.5% ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप। सो ये सारा चार्ट का मतलब क्या हुआ कि आज जब हम ये चार्ट दिखा रहे हैं, आपकी रिटर्न डबल डिजिट में है, और बल्कि कुछ जगह पे तो हाई डबल डिजिट में है, 16 और 17 और 18% की हम बात कर रहे हैं, जबकि हम उस समय में बात कर रहे हैं जब बाजार बहुत जोरों से गिरा हुआ है। सो दैट इज बेसिकली द मैजिक कि आप जितना लंबा टाइम होराइजन निकालते हैं, आपका रिटर्न के चांसेस उतने ही बन जाते हैं पॉजिटिव होने के। बिल्कुल आपने सही बोला। और ये जो 7 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न है, पिछले 7 साल है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें आप समझ सकते हैं आपका कोविड का एक बड़ा फॉल भी आया, फिर 22 में भी एक बड़ा करेक्शन आया था, और पिछले 6 महीने का जो ये वॉलेटिलिटी है वो भी शामिल है। तो उसके बावजूद 7 साल अगर आपने कंटिन्यूसली ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपका डबल डिजिट रिटर्न तो बना ही होगा। और एज कंपेयर टू दैट जो उनके जो बेंचमार्क रिटर्न्स हैं वो भी डबल डिजिट में ही हैं। तो मतलब यही है कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट 7 साल से ये है कि अब 5 साल से ज़्यादा का कोई भी टर्म है वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो कोई भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देगा, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना बेहद ज़रूरी है। अब सेकंड इसके एक एस्पेक्ट पे आते हैं, वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का, जो हम इस 7531 के रूल में नंबर 5 की जहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने रिटर्न हासिल कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं किया किसी भी मार्केट में, आपका पोर्टफोलियो गिरना तय है, आपको नुकसान होना तय है। और अभी कई लोगों को जिनको नुकसान हो रहा होगा पूनम, डेफिनेटली वही समझ रहे होंगे कि उन्होंने अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं किया या ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया। तो आपका क्या मानना है, डाइवर्सिफिकेशन का सही तरीका क्या हो? स्वाति, डाइवर्सिफिकेशन तो इज एज इम्पोर्टेंट एज कीपिंग अ लॉन्ग टर्म होराइजन, क्योंकि अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखा और कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क रखी, बिकॉज द पूरा गेम जो है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड का है। आप जितना रिस्क उठाएंगे उतना रिवॉर्ड तो मिलेगा, मगर ज्यादा रिस्क उठा लेंगे तो वो रिवॉर्ड भी नेगेटिव हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क न रख के हम डाइवर्सिफाइड रखेंगे अपने पोर्टफोलियो के। जैसे खाने की थाली में आप सभी कुछ रखते हैं टू गेट ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बेस्ट फॉर योर हेल्थ, वैसे अपने वेल्थ के लिए हमें हर कुछ हमारी थाली में, हमारे पोर्टफोलियो में रखना है। वैसे रूल तो कहता है कि 5 डिफरेंट टाइप्स में आप डाइवर्सिफाई करो, पर मुझे लगता है 7 डिफरेंट चीजों में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऑफ कोर्स इक्विटी में 5 इज द राइट डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हम हर तरीके की कैटेगरी इन्वॉल्व करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। मोस्टली हम जब पोर्टफोलियो डिजाइन करने की बात करते हैं तो उसमें आपका टाइम होराइजन बहुत मैटर करता है। अगर शॉर्ट टर्म होराइजन है तो हम थोड़ा रिस्क एवर्स यानी मॉडरेट पोर्टफोलियो बनाते हैं, पर हम यहाँ 7 साल की बात कर रहे हैं तो हमें 7 साल में डेफिनेटली राइट फ्रॉम कंजर्वेटिव कैटेगरी टिल द अग्रेसिव कैटेगरी सभी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि मार्केट की जो उतार चढ़ाव की जो नेचर है, और कभी कोई कैटेगरी या कभी कोई सेक्टर चलता है तो उन सब का बेनिफिट हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिले। और हमें करना ये है कि हमें इंडिविजुअली हम हर सेक्टर के रिटर्न्स को आंकना नहीं है, हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न की हमेशा रिव्यू होना चाहिए। तो जो इक्विटी कैटेगरी में हमें डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करते हैं तो आप शुरुआत करें लार्ज कैप से। आपके पोर्टफोलियो में 7 इयर्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए लार्ज कैप, जो एक वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, जिसके अंदर हाई क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, जिसके अंदर एक स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, जो हर वक्त आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा पकड़ के रखता है। तो आप लार्ज कैप जरूर इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में। सेकंड कम्स फॉर अ 7 ईयर पोर्टफोलियो इज द वैल्यू फंड्स, जहां पे फंड मैनेजर्स को कुछ ऐसी स्टॉक्स पिक करते हैं जिनमें अभी लो वैल्यू है, मगर आगे चल के उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ने की बहुत उसके अंदर क्षमता है। तो वो आप वैल्यू फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में रखें। उसके बाद में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो ग्रोथ के साथ साथ आपको रिटर्न्स अच्छा देते हैं, यानी अभी भी सही है और आगे भी चल के अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो भी होने चाहिए, मोमेंटम के साथ चलने वाले स्टॉक्स। उसके बाद में जो सबसे फेवरेट होते हैं अपने स्मॉल एंड मिड कैप्स, जो बहुत वोलेटाइल होते हैं मगर
आगे चल के आपको वो बहुत अच्छा रिटर्न्स देंगे, वही रिस्क रिवॉर्ड की बात है, तो वो भी एक पोर्शन में होनी चाहिए। मतलब हर एक कैटेगरी के कुछ पोर्शन होनी चाहिए, कोई भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और कोई भी कम नहीं होना चाहिए जरूरत से। वो हमें बहुत ध्यान रखना है, प्रोफेशनल हेल्प के जरिए बनाना चाहिए डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम इंडिया को छोड़ के बाहर के ग्लोबल इंटरनेशनल फंड्स को भी हमारे पोर्टफोलियो में टू द साइज ऑफ 10% मिला सकते हैं। और चाहे तो एक ऐसा फंड ले सकते हैं जिसके अंदर इनबिल्ट हो ये सारी कैटेगरीज, वो भी देख सकते हैं। तो ग्लोबल स्टॉक्स होना भी जरूरी है। तो ये तो 5 स्टॉक डाइवर्सिफाइड हो गए इन इक्विटी कैटेगरी। पर मुझे लगता है उसके साथ साथ जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से मार्केट्स चल रहे हैं, आपका अगर 7 साल का पोर्टफोलियो है तो आपको एक डेट कैटेगरी में भी निवेश होना चाहिए। और साथ ही आप गोल्ड या मेटल यानी सिल्वर गोल्ड इस तरह की कैटेगरी भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो टोटल 7 तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें और आप एक बेसिक कैटेगरी, बेसिक डाइवर्सिफिकेशन की परसेंटेज समझें तो मुझे लगता है 50 से 60% प्योर इक्विटी में होना चाहिए, जिसमें ये 5 तरह की कैटेगरीज होनी चाहिए। आप 20 to 25% डेट रख सकते हैं, कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर रख सकते हैं टू द ट्यून ऑफ 15%, और थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड्स के लिए भी अपने पास आपके पास रकम होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज के लिए और इमरजेंसीज को मीट करने के लिए। सो डाइवर्सिफिकेशन इज द की फॉर मेकिंग वेल्थ एक्यूमुलेशन। बिल्कुल, तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो 7 स्टेप या 5 फिंगर अप्रोच है वो तो बताया, लेकिन उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन इन परसेंटेज वाइज आपको क्या करनी चाहिए। 50% आपने इक्विटी में एलोकेशन कर दिया, घरेलू इंटरनेशनल फंड का मिक्स भी रखना ज़रूरी है, थोड़ा 30% तक जैसे फिक्स्ड इनकम में रखा, बॉन्ड, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर को भी दीजिए 15% तक, 5% थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए लिक्विड एसेट में रख सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन प्लान आपको बनाकर दिया पूनम ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इस वॉलेटाइल बाजार में किन फंड्स को आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल, जानेंगे दोनों एक्सपर्ट्स की राय। बने रहिए हमारे साथ। तो निवेश के कुछ गोल्डन रूल आज हम समझ रहे हैं। हमारे साथ पूनम रूंगटा और विकास पुरी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे इस वॉलेटाइल बाजार में भी आप अपने पोर्टफोलियो को रख सकते हैं एकदम वॉलेटिलिटी प्रूफ। मैं अब विकास आपसे जानना चाहूँगी, हम जो ये मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, हालांकि मेंटल स्ट्रेंथ की हमने चर्चा तो की, पर इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा डिटेल में इसमें और बात करना। अब हमने एक बड़ा करेक्शन देख लिया अभी फ़िलहाल, उससे पहले 2 और बड़े करेक्शन हमने पिछले 5 साल में ही देख लिए। वो कब वो स्टेज आता है जब एक इन्वेस्टर के दिमाग में इतना ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी या कहे अनसर्टनिटी हावी हो जाती है कि अपना वो इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं या SIP रोक देते हैं, और वो क्या उसका एक तरीका हो सकता है कि अपने आप को इन्वेस्टमेंट में बनाए रखें? क्या उसका भी कोई गोल्डन रूल है? देखिए स्वाति, एंड ऑफ द डे एक जो बिहेवियरल अप्रोच होती है कि इन्वेस्टर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम इनको 3 स्टेजेस में तोड़ते हैं कि जब से 7 to 10%, क्योंकि अब पिछला बुल रन अगर आप देखेंगे 2020-21 से जो शुरू हुआ था और लगभग 24 के हाफ तक चला, लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि 20% 25% की रिटर्न, और क्या होता है कि 7 to 10% की रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाती है कि 7 से 10% की कोई रिटर्न होती है क्या, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैसा बिल्ड हो गया बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर। और मान लीजिए अब जैसे पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि रिटर्न तो अब नेगेटिव में आ गई है, लेकिन एक दौर ऐसा था कि जब जीरो रिटर्न की बात हो गई थी कि पोर्टफोलियो लगभग एट पार हो चुका है या 7% के अंदर अंदर आ गया, तो लोगों को लगता था कि अगर मेरे को 7% की ही रिटर्न लेनी है, 6 की लेनी है, तो मैं FD ही क्यों ना कर लूं। तो वो रॉन्ग कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। ये सेकेंड स्टेज होती है जहां पे मेंटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट एक लेवल आगे चला जाता है। और पैनिक कब आता है कि अब नेगेटिव रिटर्न में जाता है तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया, बेच दो बेच दो। स्वाति, अगर आप देखेंगे, अगर हम 2008 की मंदी की बात करें या कोविड की डाउनफॉल की बात करें, पोस्ट डाउनफॉल जब उसके बाद कोई 1 साल का समय होता है या 1.5 साल का समय होता है, तो लोग क्या बोलते हैं, काश मैंने उस समय इन्वेस्ट कर दिया होता। ये एक 4th स्टेज है जिसकी हमने अभी बात नहीं की थी, लेकिन ये जो काश वाली स्टेज है ना, रिपेंट की या आप पछतावे की, वो तब होती है कि हमने शायद निवेश कर दिया होता। देखो, पछतावा हो गई होगा, अगर आपने पैसा लगाया, थोड़ा नीचे नीचे गया मार्केट तो थोड़ा पश्चाताप होगा, लेकिन आपने लगाया ही नहीं तो वो पश्चाताप बहुत बड़ा होता है, बिकॉज देन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इज गॉन।
तो ये एक अभी ऐसा समय है, जैसे आप वोलेटिलिटी की बात कर रही हैं, ये ऐसा समय है जहां पे अभी आपको अपने एसआईपी रोकने नहीं चाहिए, आपको निवेश रोकना नहीं चाहिए, पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर टॉप अप कर सकते हैं, एडिशनल परचेज कर सकते हैं, वो जरूर करिए, ताकि आप वो फोर्थ स्टेज में ना आए जहां पे आप पश्चाताप करें कि काश हमने वो पैसा लगाया होता। तो उस स्टेज से बचना चाहिए अभी। बिल्कुल, तो मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखना किसी भी इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी एक अच्छे और स्मार्ट इन्वेस्टर की होती है। अब स्टेप अप अप्रोच जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पूरे रूल के स्टेज में, जो कि हम समझना चाहेंगे पूनम आपसे। इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, अब वॉलेटाइल बाजार में क्या आप सजेस्ट करेंगे कि अपने या एक गिरावट में अपने एसआईपी को स्टेप अप करे कोई इन्वेस्टर? स्वाति, एसआईपी जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक दिन के लिए तो करनी होती है नहीं, और जिसके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं और एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि आप पैनिक ना करें। इनफैक्ट जब इस तरह की वोलेटिलिटी बनती है, मार्केट्स बॉटम आउट दिखते हैं होते हुए, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप निवेश को बढ़ाएं, ना कि उसको बंद करें या कमाएं। बंद करें, जैसे अभी विकास जी ने बताया कि लोग निवेश नहीं करते हैं तो ज्यादा बड़ी रिस्क है। तो मुझे लगता है अगर आप पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं तो रिस्क जरूर है कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, पर आप निवेश नहीं करेंगे तो पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, ये फॉर श्योर है। क्योंकि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो आपके पैसे की वैल्यू को खा जाएगा वैसे ही, और आप निवेश न करने की वजह से जो पैसा वहां पड़ा रहेगा तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा और पैसा आपका और टूटेगा। ये रिस्क आप बिल्कुल समझ के चलिए। तो निवेश तो करना ही करना चाहिए, और नीचे मार्केट में तो जरूर आपको एवरेजिंग आउट करनी चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटी समझ के उसमें निवेश करना चाहिए। और मैं तो पर्टिकुलरली बहुत मुझे खुशी होती है कि अगर एक एसआईपी के टेन्योर के दौरान इस तरह की मंदी आती है कि हमें और यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का चांस मिलता है, तो होना ही चाहिए। और स्टेप अप तो इज अ पार्ट ऑफ दिस बेसिक रूल फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन कि आपको स्टेप अप तो करना ही है। उसके दो कारण है, एक तो आपकी जिस तरीके से इनकम बढ़ती है वैसे निवेश भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम रूल्स बताते हैं कि एटलीस्ट 20 to 25% आपका इनकम का पार्ट सेव होना चाहिए। तो इनकम बढ़ेगी तो वो पोर्शन ऑफ 25% बढ़ेगा ही, तो आपको उसको निवेश में बढ़ाना है, ना कि उसको कहीं और खर्च करना है। और जो इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ता है, हम उसमें कई बार रिव्यू करने में चूक जाते हैं या नहीं समझ पाते। तो अगर आपने इनबिल्ट अपने एसआईपी में एक स्टेप अप लगा दिया 10% का, तो आप उस इन्फ्लेशन को ऑटोमेटिकली फैक्टर इन करते हो और आपके गोल अचीवमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। छोटे से एग्जाम्पल से अगर आप समझो कि एक महज 5,000 की एसआईपी आप अगले 25 साल के लिए अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया पर्याप्त होगा, आज से मैं सोचूं तो मैं 1 करोड़ तो 5,000 की एसआईपी से एट 12% ऑफ रिटर्न मार्केट में आराम से बन जाएगा। सो आई फील कि चलो मैंने मेरा गोल के लिए तैयारी कर ली। पर अगर मैंने इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोचा और ये पता लगाया कि 2 से 3 करोड़ लग सकते हैं, तो वो स्टेप अप अगर आपने महज एक 10% लगा दिया, 5%, तो आप वो गोल अचीव कर सकते हो। स्टेप अप इज द मस्ट फॉर योर 10% का अटली, जैसा पूनम आप बता रही है कि आपको स्टेप अप करना जरूरी है। वेरी क्विकली, रैपिडली, समय थोड़ा कम है इसलिए विकास अपने पसंदीदा फंड्स आप बता देंगे प्लीज। रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए पराग फ्लेक्सी कैप एक आपका फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, निपॉन इंडिया मल्टी कैप कैटेगरी में एसबीआई कॉन्ट्रा, इसके अलावा आप आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एक अगर बास्केट बना लेंगे तो बहुत अच्छे पोर्टफोलियो की आप उम्मीद कर सकते हैं। पूनम, आपकी क्या पसंद है? अगेन जिस तरह से 5 डाइवर्सिफिकेशन की बात करी उसी कैटेगरीज में लेंगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फोकस फंड, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड, वाइट ओक मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पूनम और विकास, आप दोनों का ही हमारे साथ आज के स्पेशल शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल मनी गुरु में बस इतना ही, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। देखते रहिए जी बिजनेस।